नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज आपके बीच आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाली है, जिसे सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे। राज संघ उसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आज अच्छी सेशन होने वाली है। आप इस सेशन को पूरे देखेंगे, पूरे सही ढंग से आप बने रहेंगे। इस सेशन में यदि आपको कहीं जवाब देने की आवश्यकता होगा और आपको यदि क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे तो आप कमेंट निश्चित करेंगे और जवाब आप देते रहेंगे। आपका कमेंट का आपका इंतजार हम करते रहेंगे। तो साथियों, सिर्फ आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दुनिया की दिखावटी पर ध्यान देते हैं। दुनिया दिखावटी क्या है उस पर ध्यान देते हैं और ऑथेंटिक चीज भूल जाते हैं। हम लोग को सिर्फ ऑथेंटिक चीजों पर, स्टूडेंटों को ऑथेंटिक बातों पर ध्यान देनी है और हकीकत की बात समझनी है। तो कहा जाता है साथी कि वक्त हम जो है, अर्थात हम लोग जो हैं, हम वक्त और टीचर दोनों से सीखते हैं। हम वक्त और टीचर दोनों से सीखते हैं, पर वक्त और टीचर में सिर्फ इतना सा अंतर है। वक्त और टीचर में सिर्फ इतना सी अंतर है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर के सिखाता है। इसलिए साथियों, ये वक्त जो है, इस समय को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देंगे। समय कब किसका चेंज हो जाएगा, कब किसका बदल जाए, ये कहना मुश्किल होता है। एक दिन में इतिहास बदल जाती है। इसलिए साथियों, एक सेशन ही आपकी लाइफ की टारगेट हो सकती है। और उस सेशन, जो आज की सेशन या कोई भी सेशन, वह समय ऐसा नहीं देख हो सकता है आज की सेशन जितने क्वेश्चन आपका हो वही आने वाला एग्जाम में आपको हूबहू पूछ दे। तो साथियों, सिर्फ आप अपने कर्म से पीछे नहीं होने की कोशिश कीजिएगा और मंजिल आपके साथ मिलती रहेगी। आपको दो बातों को इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं। इन्फॉर्मेशन दो बातें जो आने वाली एग्जाम आपका है, आने वाली एग्जाम, दो तीन एग्जाम आने वाली है सामने। वह एग्जाम है बीएसएससी। बीएसएससी की एग्जाम है, बीएसएससी की है, बीएसएससी एग्जाम और एसएससी जीडी की एग्जाम। ये दो एग्जाम पर बहुत फोकस किया जाएगा, ये बहुत फोकस किया जाएगा। और आपको बता दें, 4 बजे पीएम से लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। 4 बजे पीएम से आपको लाइव क्लास यूट्यूब पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको प्रतिदिन मिल जाता है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मिलेगी। और साथ ही आपको इसके अंतर्गत पीडीएफ मिलेगी, उसके साथ रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाएगा। इसलिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से मिशन ऑनलाइन एकेडमी को ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और उसमें आप जाकर के सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि आपको उसमें कोई दिक्कत होगा तो इसमें नंबर पर 7992258422 पर क्या करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे, आप या व्हाट्सअप करेंगे। आपकी पूरी समस्या, आपकी सलूशन आपको मिल जाएगी, आपकी पूरी सलूशन आपको मिल जाएगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आप मिशन ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़ करके अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। और ये टीम, मिशन ऑनलाइन की टीम आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगी, आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए आपके साथ रहेगी। तो चलते साथी, आज की पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आज का है, पहला प्रश्न है, ये संविधान से संबंधित है। यह संविधान से संबंधित आज का क्वेश्चन है। कहता है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का संघ है। कहता है संविधान
प्रथम यानी संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है, राज्यों का संघ है। तो संविधान क्या है? तो ये भारत के संविधान क्या है? राज्यों का संघ है। भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। सब भारतीय संविधान के भाग 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में डिपेंड किया है। अनुच्छेद कितना से? अनुच्छेद 1 से 4 तक किसके बारे में बात करता है? संघ के बारे में, संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बात करता है, राज क्षेत्र के बारे में बात करता है। किसके बारे में? संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। संविधान के अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया, इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक क्या है? संघ है। उसमें क्या है कि आप कौन कौन इसमें है? राज्यों के एक संघ है जिसमें राज्यों के राज क्षेत्र है, संघ राज के क्षेत्र है, और ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जा सकते हैं, अर्जित किए जाने ऑक्युपाई किए जा सकते हैं, वह इसके अंतर्गत है। तो इसका आंसर होगा भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात क्या है? इंडिया। भारत अर्थात क्या है? इंडिया। इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। यह क्या है? राज्यों का संघ है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पहला है सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार पटेल तथा बीपी मेनन, तीसरा है सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है सरदार पटेल तथा केएम मुंशी। अब देख रहे पहला ऑप्शन क्या है? सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, अर्थात सरदार पटेल तो बिल्कुल फिक्स है। तो सरदार पटेल बिल्कुल फिक्स है। आपको याद दिलाने के लिए, आपको जिस टाइम भारत आजाद हुआ अर्थात स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है लगभग 562 देशी रियासतों में विखंडित थी। कितने में थी? 562। कितना थी? 562 देशी रियासतों में, देशी रियासतों में विखंडित थी। 562, कम नहीं है, 562। 562 देशी रियासतों में क्या थी? विखंडित थी, टुकड़ा टुकड़ा करके थी। उनमें से 559 559 को क्या कर दिया गया? ये भारत में विलय हो गया। 559 को भारत में विलय हो गया, भारत में विलय हो गया। और बच गया 3 रियासत। बच कितना गया आपको? 3 रियासत बच गया था। 3 रियासत बच गया, जिसमें क्या कौन कौन था? हैदराबाद। कौन कौन था? हैदराबाद। कौन कौन था? 1 नंबर में 1 नंबर हैदराबाद, 1 नंबर है, 2 बच गया था, 1 नंबर हैदराबाद है, 2 नंबर आपको जूनागढ़ और 3 नंबर जम्मू कश्मीर। 2 नंबर क्या है? जूनागढ़। 2 नंबर क्या था? जूनागढ़ और 3 नंबर जम्मू एंड कश्मीर, JNK। 3 नंबर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। आप समझ लीजिए फिर से, ये टोटल 500, जिस टाइम स्वतंत्रता हुआ था, इंडिया आजाद हुई थी, उस टाइम 562 देशी रियासतों में इंडिया क्या था? टुकड़ा बटा हुआ था। तो उसमें जाकर उस विलय के काम किन्होंने किया? पहले आंसर आपको बता दें तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ही, और उनके साथ कौन थे? इनका सहयोग कौन किए? बीपी मेनन ने। बीपी मेनन ने इनका सहयोग कौन किए? बीपी मेनन ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मतलब इकट्ठा संलयन करने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। तो वो बता रहे थे 562 देशी रियासत था, उस टाइम क्या हो गया? 559 देशी रियासत क्या हो? भारत में विलय हो गया। बच गया 3 बच गया। 3 में हैदराबाद बच गया, जूनागढ़ बच गया और जम्मू एंड कश्मीर बच गया।
तो हैदराबाद को क्या किया गया, हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के तहत, हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, पोलो ऑपरेशन, पोलो ऑपरेशन के तहत, याद रखेंगे, हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के तहत भारत में विलय कर दिया गया, विलय कर गया। और जूनागढ़ को विलय अधिपत्र में, जूनागढ़ को इसमें विलय अधिपत्र, विलय अधिपत्र में, विलय अधिपत्र, विलय अधिपत्र के तहत जूनागढ़ को कैसे विलय किया, विलय अधिपत्र के तहत जूनागढ़ को विलय किया। जूनागढ़, ये विलय अधिपत्र किसमें, जम्मू एंड कश्मीर को किया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह किया, सॉरी जनमत, जनमत संग्रह, जूनागढ़ को क्या किया, जनमत संग्रह के अनुसार जूनागढ़ को जनमत संग्रह, और विलय अधिपत्र किसमें किया, जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर के। और इसी विलय के कारण, इसी विलय के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है। इसी विलय के में कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया, लौह पुरुष कहा गया है, लौह पुरुष कहा गया। और इसे भारत का तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा गया, तथा भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी कहा गया, कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा गया है। और क्या कहा गया, लौह पुरुष कहा गया। तो देसी रियासतों को विलय करने में, देसी रियासतों को विलय करने में दो व्यक्तियों की अहम भूमिका थी, किनकी किनकी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की और बीपी मेनन की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की और बीपी मेनन की। तो फिर से इस क्वेश्चन के लिए, तो जिस टाइम भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 562 देसी रियासत थी, कितने थे, 562 थी। और इन सभी के प्रयास से वो कितना, 559 देसी रियासत का क्या हो गया, विलय हो गया, बच गया तीन, बच गया तीन, की कौन बच गया, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के तहत विलय किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत विलय किया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के तहत विलय किया गया। इस विलय के कारण, इसी देसी इसमें संगम के कारण, मिलाने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क कहा गया, लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क कहा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कहते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन यानी संघ राज्यों का चलाना किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। संघ राज्यों का ध्यान दीजिएगा, किसका किया जाता है, संघ राज्यों का संचालन जो है, संघ राज्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको उपराज्यपाल करते हैं, लेकिन हेड ऑफ डिपार्ट क्या होता है उसका, तो राष्ट्रपति। तो आंसर आप देंगे किसका, तो राष्ट्रपति, आंसर देंगे राष्ट्रपति। अब देखिए वर्ष 1948 में, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब 1948 में, अब कहता है 1948 ईस्वी में, ध्यान देने की बात है, 1948 ईस्वी में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे, तो कौन अध्यक्ष है, एस के धर। कौन अध्यक्ष है, एस के धर। आंसर लिखेंगे आप, किस क्या कौन थे, एस के धर, एस के धर थे। यह जो जून 1948 में 48 में हुआ था, और उसमें 48 में हुआ था, लेकिन जब ये हो गया था तो उसने ये इन्होंने कहा था कि भारतीय प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी, और इस आयोग ने सिफारिश किया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर नहीं होनी चाहिए, तो किसके स्थान होना चाहिए, तो इसमें कहा था कि भाषा के स्थान पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होनी चाहिए। यानी कौन, भाषीय प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे, एस के धर थे, एस के धर थे। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, किस पर होना चाहिए,
प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन जब ये देखा खासकर दक्षिण में, यह क्या हो गया, विद्रोह हो गया, एक तरह से क्या, असंतोष हो गया, वहां की जनता के बीच असंतोष हो गया। लेकिन फिर उसी असंतोष को फिर ठीक करने के लिए एक और कमेटी का निर्माण किया गया, जिस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन थे, पहले पहले एक नंबर में जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल लाल नेहरू, नेहरू, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और 3 नंबर में कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया थे। इसी समिति को जैसे जे और बी और पी, जेबीपी समिति भी, जेबीपी समिति भी के नाम से भी जाना जाता था। यह समिति किस नाम से जाना जाता था, जेबीपी समिति के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन वर्ष 1948 में जब हुआ था प्रथम भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के विषय परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम, क्या लिखा हुआ, प्रथम भाषीय प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन थे, जे.एस. धर थे। यदि इसमें कहेगा प्रथम भाषी की जगह पर दूसरा कहेगा या अन्य कहेगा, तब क्या लिखेंगे, जेबीपी। उसमें कमेटी में जब असंतोष वहां की जनता के बीच में हो गया, तो पुनः एक कमेटी का निर्धारण किया गया। ये कमेटी आपको जून में बनी थी, ये कमेटी जून में बनी थी, और ये कमेटी कब बनी, दिसंबर में बनी थी। ये कमेटी दिसंबर में आपको बनी थी। अब आगे क्वेश्चन आपका है, अब आगे क्वेश्चन, आगे का प्रश्न आपका है, कहता है इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया। तो 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का गठन किया, तो कितने राज्यों का गठन किया, उस टाइम राज्य बना 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। उस टाइम कितने गठन किया, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य का क्या किया गया, गठन किया गया, गठन किया गया। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया गया। अब आइए आगे 6 नंबर, कहते हैं नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में और राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्यों के गठन करने की शक्ति किसमें है, तो किसमें है, तो आप इसमें आंसर जानते होंगे, सांसद। देखिए संसद और सांसद अंतर है। ये संसद, इस संसद मतलब होता है पार्लियामेंट। संसद का 3 संसद अकेला नहीं होती है। पहला आपकी क्या है, राष्ट्रपति, संसद का अंग क्या है, राष्ट्रपति। दूसरा आपका लोकसभा, दूसरा क्या है, लोकसभा, दूसरा लोकसभा। और तीसरा क्या है, राज्यसभा, तीसरा क्या है, राज्यसभा। ये जब तीनों मिलती है, तो ये जब तीनों मिलती है उसको क्या बोलते हैं, संसद कहते हैं। अर्थात तभी संसद, और एक होता है सांसद, एक क्या है, सांसद। सांसद, सांसद होता है मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का क्या होता है, सदस्य होता है, और ये होता है संसद होता है, पार्लियामेंट होता है। तो संसद के 3 अंग हैं, 3 मिल करके आपको क्या बनती है, एक संसद बनती है। तो राज्यों का गठन की शक्ति किसमें है, तो संसद में है, जो 3 मिल करके पास करती है, तो उसमें क्या होगा, गठन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या किया गया, दर्जा प्रदान किया गया, दर्जा प्रदान किया गया। तो किस संविधान
संशोधन तो राष्ट्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया, तो दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका क्या है 67वां, 69वां, 68वां और 70वां। तो कब किया गया 69वां में 69 में और 69वां संशोधन कब हुआ था 1991 ईस्वी में। ये कब हुआ था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में 69वां संशोधन कब हुआ 1991 ईस्वी में। अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। तो आप देख जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को लेकर के एक छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य बनाया गया। ये कब हुआ था तो 1 नवंबर 2000 को आता। उस टाइम जब 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था। 2000 ईस्वी में कब कितना राज्य बना था तो 3 राज्य बना था। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना था। दो राज्य ईस्वी में कितने राज्य बना था तो 3 राज्य बना था। उस टाइम छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना। उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बनी और मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना और बिहार से कटकर कितना बना, कौन सी राज्य बनी तो झारखंड बना। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य की स्थापना हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य कब बना 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य की बना। अब कहता है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश, इसी को केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। संघ शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। संघ शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। अभी कितने हैं तो अभी 8 हैं। अभी कितने हैं अभी 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं अभी 8 हैं। तो जानकारी के लिए याद है अभी कुल राज्य कितना है। कुल राज्य आपको अभी कुल राज्य कितना है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितना है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, प्रदेश कितना आपका है इसमें 8 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है और मूल रूप से राज्य पूर्ण रूप में फुल फ्लेज राज्य कितना है 28 है। आप इसे याद रखेंगे कितना है 28। अब आई 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है इसमें यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो 5वीं अनुसूची में, 3री अनुसूची में, 2री अनुसूची में और प्रथम अनुसूची में। कहता है यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का संशोधित गठन करना है तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो किस अनुसूची में, तो ये किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा तो ये आंसर क्या होगा प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में। अब 11 नंबर क्वेश्चन आइए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो इसका मतलब समझिए पहले भारत में पूर्ण रूपेण राज्य हुआ नहीं था, लेकिन फिर बाद में किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को। आप यहाँ देख रहे हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ कब बना था, ये 2000 ईस्वी बना था। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आपको लगता है तो ये दोनों राज्य क्या है, ये झारखंड बिहार से कट के बनी और छत्तीसगढ़ किससे बनी, मध्य प्रदेश से बनी। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आपको लगेगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा यह राज्य जो है 1947 में, भारत जब आजाद हुआ कब हुआ
1947 में। 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका दिया था? संरक्षित राज्य का। आप उसमें लिखा होगा ये 1947 में, 1947 में किसको? सिक्किम को, सिक्किम को किस राज्य दिया जाता है? संरक्षित राज्य का, संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1947 में। लेकिन उसके बाद सिक्किम में विदेशी राजनीति, संचार, इस सभी का भारत सरकार को क्या किया गया? सौंप दिया गया। उसके बाद जब 35वें संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। तो उस टाइम क्या किया गया कि संरक्षित राज्य को 1974 में संरक्षित राज्य को हटा करके सहयोगी राज्य कर दिया गया। सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दिया गया? सहयोगी राज्य की दर्जा 1974 में। 1974 क्या हुआ? 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या हुआ? उसको संरक्षित राज्य का दर्जा के साथ क्या कर दिया गया? तो सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1974 में। 1974 में उसके बाद 36वें संशोधन में, संविधान के 36वें संशोधन में 1975 में हुआ। तो इसमें 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिल गया। भारत का 22वां राज्य। तो आपको याद रखिएगा, अधिक कहेगा भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य कौन है? तो यह सिक्किम है। भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम है। भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है। तो सिक्किम कब बना भारत का 22वां राज्य? तो 1975 में। कब बना? 1975 में। कब? 36वें संशोधन में। 36वें संशोधन के तहत भारत का राज्य क्या बना? 22वां राज्य बना। तब जाकर के सिक्किम को भारत के प्रथम अनुसूची में रख दिया गया। सिक्किम को प्रथम अनुसूची में रख दिया गया। तो इसमें कहता है निम्न में से कौन एक भारत का संघ सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो आंसर क्या होगा? सिक्किम। आंसर क्या होगा आपका? सिक्किम होगा। आंसर होगा सिक्किम। आंसर होगा आपका सिक्किम। आंसर होगा। तो साथियों, यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने इस चैनल में यदि आप नया हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपका ये टीम ये आगे बढ़ सका। कहते एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन का किस प्रकार बहुमत चाहिए? साधारण चाहिए, 3/4 चाहिए, 2/3 चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप क्या होगा? साधारण बहुमत चाहिए। आंसर क्या होगा? साधारण बहुमत चाहिए। आंसर क्या होगा? साधारण बहुमत ही चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। कहता अब 13 भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। कहता है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो आप देख रहे हैं तो अकेला भारत के राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति अकेला नहीं होगा, प्रधानमंत्री अकेला नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। किसका है? संसद को। संसद ही नियम कानून बनाती है। तो किसे है? संसद को। आप जानते हैं संसद में कितने हैं? 3 हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आइए अब 14 नंबर, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तेलंगाना के बाद भारत में
तो उस जब तेलंगाना के बाद जो है, जिस टाइम तेलंगाना बनी थी तो उस टाइम भारत की राज्य कितना हो गया था, 29 हो गया था। आपको कितना हो गया था, 29 हो गया था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, अभी वर्तमान में 28 28 है। तो आपको बता दें कि जब 2000 ईस्वी में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ था। बिहार से झारखंड कटी थी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कटा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा था। तो वहां पर कब हो गया था, 25 पहले था। उस टाइम 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। यानी 2000 ईस्वी में 1 नवंबर से पहले, 1 नवंबर से 1 नवंबर से पहले पहले कि 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 7 केंद्र शासित शासित प्रदेश 7 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले। तो उसके बाद 3 राज्य बन गया। 1 नवंबर 2000 में 3 राज्य बना। तो 3 राज्य बना तो इसमें कितना हो गया, 28 राज्य हो गया और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 28 राज्य हो गया और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब ये तेलंगाना की क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब इसमें जब 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को एक तेलंगाना बन गया। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो तेलंगाना बन गया। तो राज्य कितना हो गया, 29 और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, 7। अब 2019 में, जब 2019 में जम्मू कश्मीर में 370 धारा और उस 35A आर्टिकल खत्म किया गया तो उस एक राज्य को टुकड़ा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक राज्य को टुकड़ा करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब इसमें 29 राज्य में से एक कम गया तो राज्य कितना बचा, 28 बचा। और एक राज्य जो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश 7 था तो 7 में क्या हो गया, 2 जुड़ गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब उसके बाद आप 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब क्या किया गया, दादर नगर हवेली और दमन एंड द्वीप, पहले दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश थे और दमन और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक कर दिया गया। अब 9 में से एक कम गया, अभी कितना हो गया, 8 हो गया। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब इसमें कहेगा तेलंगाना के राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। अब कितनी है वर्तमान में कहेगा, तो तेलंगाना जिस टाइम गठन हुआ था उस टाइम तो 29 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। कितनी राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। कैसे कैसे हुआ आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आप समझ गए होंगे, ये समझ गए होंगे। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए। भारत में 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम पहचान नीचे दिए गए कूट कीजिए। कौन पहले राज्य बना। अब कूट आपको 1 2 अब कूट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो कालानुक्रम कौन समय किसकी गठन हुआ उस पर आपको पूछा जा रहा है, उस पर आपको पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका देखिए, तो पहले कौन राज्य बना, पहले राज्य कौन बना, तो ध्यान दीजिएगा पहले राज्य आपका इसमें कौन बना। तो सर्च पर देखिए उसमें आंध्र प्रदेश आपको गठन का निम्नलिखित, आंध्र प्रदेश वैसे 1956 बनी थी लेकिन गठन कब हुआ था, 1953 में। आंध्र प्रदेश 1953 में। आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में। आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में आंध्र प्रदेश।
हरियाणा कब बना था? मिट गया। आंध्र प्रदेश 1953 में। आंध्र प्रदेश कब बना? 1953। और हरियाणा 1966। हरियाणा कब बना? ध्यान दीजिएगा, हरियाणा 1966 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 71 में और सिक्किम आप जानते हैं 75 में। मिट गया। 1953 में, 1966 में और सिक्किम 1975 में और हिमाचल प्रदेश 1971 में। तो अब सबसे बड़ा कौन हो गया? आंध्र प्रदेश पहला नंबर, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर। ई दुनिया आंसर नहीं होगा। तब क्या हरियाणा? हरियाणा 2 नंबर अर्थात 3, तो 3 में यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश 1953 में गठन हुआ, लेकिन जब बना था तो कब भाषीय आधार पर राज्य गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तब हरियाणा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तब क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम लिखिए। राज्यों का स्थापना, अब यही बात जस्ट अभी क्या है, राज्य सबसे पहले कौन राज्य बना, कौन राज्य बना, उसी पर सवाल आपका है। तो सबसे पहले कौन बना? तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप हल्का सा डेट लिख लीजिए। आप सिक्किम के बारे में अभी चर्चा की, सिक्किम कब बना? 1975 में। सिक्किम कब बना? 1975 बना। और नागालैंड 1963 में। नागालैंड कब बना? 1963 में। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड 1963 में, 63 में। और मेघालय 72 में है, और मेघालय 72 में है। और अरुणाचल प्रदेश अभी देखे हैं 87 में। मेघालय 1972 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। अब देखिए सीरियल में सजा हुआ है पहला 1963, 1972, 1975, 1987। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। नागालैंड कब स्थापित हुआ? 1963 में। मेघालय 1972 में। सिक्किम 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में। अब कहते भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा आधार पर राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का। भाषा आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो क्या था? तो कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का राज्य गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश के राज्य के गठन समय में 1952 ईस्वी को 16 दिसंबर 1952 के 56 दिन की भूख हड़ताल, 56 दिन की भूख हड़ताल पट्टी श्री रामुलु, पट्टी पट्टी श्री रामुलु, श्री रामुलु, रामुलु पट्टी श्री रामुलु ने, रामुलु की मृत्यु हो गई। 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण पट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। और वहां पर व्यापक जन आंदोलन, विस्तृत रूप से जन आंदोलन हो गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम क्या था? मद्रास। तो आंध्र प्रदेश किससे बना है? मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या किया गया? तोड़ करके, मद्रास प्रेसिडेंसी को तोड़ करके, अलग करके तेलुगु भाषी क्षेत्र बना के, किसको? आंध्र प्रदेश को। इसी को तोड़ करके तेलुगु भाषा का क्षेत्र बना किसको गया? तेलुगु भाषा क्षेत्र किससे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को। तो राज्य कौन हो गया? आंध्र प्रदेश को कब? 1953 ईस्वी में गठन हुआ था। 1953 ईस्वी में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। 1953 ईस्वी में क्या किया? गठन किया गया। और 1952 ईस्वी में 16 दिसंबर 1952 ईस्वी में इनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण, 56 दिन की भूख हड़ताल, 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण
पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषा को हटा करके भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना किया गया। आंध्र प्रदेश का क्या किया, गठन किया गया। अब आइए, कहते हैं लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में। अब संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों में संघ शासित प्रदेश, तो कितने सीट की आरक्षित किया गया, तो सीट आरक्षित कितना है, 20 आरक्षित है। लेकिन अभी वर्तमान में 13 सीट पर ही क्या होगा, लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का क्या होता है, लोकसभा अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, उससे 13 सांसद ही का ही क्या होता है, चुन करके जाते हैं। लेकिन उसका आरक्षित कितना है, 20 सांसद। आरक्षित कितना है, 20 सांसद। 20 मेंबर का आरक्षित है, लेकिन 13 मेंबर भी चुन के जाते हैं। अब संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, अब संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो भाग क्या होगा, 2। भाग 1 है, यहाँ भाग 2 है, भाग 4 है और भाग 5। भाग 1, 2, 4, 5, भाग 1, 2, 4, 5, तो क्या क्या होगा, तो भाग आपका इसमें क्या है, 2 है। अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद कितना है, 5 से 11। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से कितना है, 5 से 11। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। अब 20 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल ही नागरिकता, एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्राप्त करता है, प्रदान करता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाता था, लेकिन अब 376 धारा और 35A अनुच्छेद खत्म होने के कारण या वहां भी अब दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होगा, अब वहां पर भी नहीं होगा। तो भारत क्या होता है, ये एक नागरिकता प्रदान किया जाता है। वह किससे लिया गया था, तो ब्रिटेन इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड के जैसे वहां संविधान था, इंग्लैंड में भी एक नागरिकता प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार इंडिया में भी एक नागरिकता का प्रावधान है, एक नागरिकता का प्रावधान है। अब 21 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त में से सभी के आधार पर। तो भारतीय संविधान क्या कहता है, यदि आप भारत में जन्म लिए तो आपको नागरिकता हो जाएगा। अब भारत में जन्म नागरिकता हो जाएगा। अब निवास के आधार पर, यदि इंडिया में 6 महीना उससे अधिक आप कंटिन्यू आप रहते हैं, यदि चाहते हैं तो आपको निवास आधार बन जाएगा। देशीयकरण के आधार पर, यदि आप विदेशों के हैं, यदि इंडिया का सदस्यता प्रदान कर लिए तो आपको यहाँ का भी नागरिकता मिल जाएगा। अर्थात उपरोक्त में से सभी, अर्थात उपरोक्त में से सभी हो गया, अर्थात उपरोक्त में से सभी आपका आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। अब कहते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहां पर प्रांतीय और देशीय नागरिकता दोनों मिलती है, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की 23 नागरिकता समाप्त हो सकती है। 23 क्या है, थोड़ा देखते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए, नागरिकता की कहते हैं निम्नलिखित में किसी स्थिति में किस भारतीय की नागरिकता, किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ये 23 नहीं है, ये समाप्त हो सकती है। किस आधार पर संविधान की नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो हो सकती है तो बताना है। तो कहता है परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त में से सभी से। मान लीजिए परित्याग, यदि इंडिया का आप आदमी है तो
तो परित्याग कर दें, इंडिया से नागरिकता खत्म करके किसी दूसरे देश नागरिकता लेना चाहते हैं, यदि मिल गया तो इसके आधार पर आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यावरण के कारण आप विदेशों में रहते हैं तो वहाँ खत्म हो जाएगी यहाँ का। वंचित किए जाने पर, यदि आपको इंडिया में ऐसा कोई गलत काम करते हैं जैसे भारतीय संविधान की विरुद्ध है, तो उसमें यदि इंडिया सरकार द्वारा, इंडिया संविधान द्वारा यदि आपको नागरिकता से क्या किया जाए, विमुक्त की भी किया जा सकता है। तो वंचित किए जाने पर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अब 24 नंबर है, संविधान के 26 नंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ, अंगीकृत किए जाने के साथ, ये नहीं होगा, साथ संविधान के कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया। तो उसमें 26 नंबर ध्यान दीजिएगा, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, उसी टाइम क्या चीज तुरंत लागू किया गया। लेकिन अब जानते हैं संविधान लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया, पूर्ण रूप से लागू हो गया। लेकिन जिस टाइम संविधान बना था तो उस टाइम क्या चीज तुरंत लागू कर दिया गया। संविधान कब बना था, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपरोक्त सभी प्रावधान। तो क्या चीज कर दिया गया था, क्या चीज तुरंत लागू किया गया, लागू तुरंत क्या चीज कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या है, नागरिकता का प्रावधान उसी टाइम हो गया था, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, अर्थात उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। 25 कहते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 3 में नागरिकों का मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। किसमें किया गया, तो किसमें किया गया, तो भाग किसमें किया गया, तो किसमें, भाग 3 में मौलिक अधिकार का क्या किया गया, उल्लेख किया गया, और जो अनुच्छेद 12 से 35 है। तो भाग 3, तो क्या होगा, भाग 3 में तो अनुच्छेद कितना है, 12 से 35 है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। किससे लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार किससे लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। अब देखिए, नहीं प्रदान किया गया बता रहा है, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए, देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये भारतीय संविधान के मूल में है। आप बिहार से हैं, यूपी में जा सकते हैं, यूपी के हैं, राजस्थान में जा सकते हैं, यानी किसी भी तेलंगाना का है, दिल्ली में बस सकते हैं। भारत में किसी जगह आप अपना घर बसा सकते हैं, रह सकते हैं, यह आपका बसने का अधिकार है। लिंग समानता का अधिकार, यहाँ पर मेल फीमेल का भी कोई अलग से नहीं है, एक समान सभी है, लिंग समानता का अधिकार है। सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका है। अब लेकिन सूचना का अधिकार आपको मूल अधिकार में नहीं है। तो इसके क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये सूचना का अधिकार जो है, ये सूचना का अधिकार, इस सूचना का अधिकार क्या हो गया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआर, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। तो यह 2005 में, ये 2005 में क्या किया गया, वैधिक अधिकार, 2005 में क्या किया गया, सूचना का अधिकार को विधिक अधिकार दिया गया है। विधिक अधिकार, विधिक अधिकार के रूप में सूचना का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार है। 2005 में यह दिया गया है विधिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार में सूचना का अधिकार नहीं है। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आइए
आंसर सी में। अब 27 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के समता का अधिकार प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में। समता का अधिकार किस में है? समता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में समता अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 में। अब मूल अधिकार कितना है? 12 से 35 के अंतर्गत है, तो उसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अब 28 कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? मतलब अनटच टच क्या है? टच TOU टच, तो क्या मतलब अनटचेबल, जिसको छुआछूत कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? छुआछूत का उन्मूलन मतलब उसको हटाना, छुआछूत नहीं रहेगा। तो किस अनुच्छेद में इसका क्या किया गया? वर्णन किया गया। किस अनुच्छेद में आपको इसका वर्णन किया गया? तो क्या हो गया? अनुच्छेद नंबर आपका 17। अनुच्छेद कितना हो गया? 17। अनुच्छेद कितना हो गया? 17। अनुच्छेद 17 हो गया। आइए 29 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समता, अनुच्छेद 16 अवसर की समता, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। अभी आप देखें हैं अनुच्छेद 14 विधि के समता का अधिकार, ये बिल्कुल सही है। 16 में अवसर की समानता बिल्कुल सही है, और 18 में सैन्य उपाधियों की अनुमति सही है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत नहीं है, क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है? इसको हटाना। तो अनुच्छेद 17 में क्या होगा? यही गलत है, यानी सी आपका क्या होगा? आंसर सी आपका क्या है? गलत है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? सी। आइए 30 नंबर आज के 40 नंबर का 40 क्वेश्चन का सेट है। 10 क्वेश्चन और जल्दी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब देखिए मौलिक अधिकार नहीं है, उसको देखना है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक अधिकार समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार को 1944 में संशोधन, 1978 में इसे हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसमें 44 में संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा करके क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? विधिक अधिकार बना दिया। कब बना गया? क्या 1978 में। तो आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के श्रेणी में नहीं है। अब आइए 32-33 में प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विधियों का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और कार्य और सामग्री। तो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ किस अधिकार में है? भाषण की स्वतंत्रता में। अब 32वां सवाल कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, 8 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या करता है? 19 क्या करता है? कितने 19 क्या कर रहा है? आपके पास कितनी स्वतंत्रता है? तो 6 मौलिक अधिकार है, अर्थात 6 प्रकार की स्वतंत्रता को क्या करता है? ये प्रदान करता है। भारतीय संविधान आपके पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अब बताए किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 74 में। कहता है किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध अर्थात क्या गलती स्वीकार करना, अपने आप पर दोष लेने का दबाव नहीं दे सकते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत है? यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो 20 अनुच्छेद 20 के 3 के तहत, अनुच्छेद 20 के 3 के तहत। आइए 34 नंबर सवाल। 34, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, क्या है? एक राजनीतिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार, एक धार्मिक अधिकार। जीवन का अधिकार, भारतीय संविधान में एक जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, उसका एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है उसका। तो 35 नंबर सवाल अब आगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह कौन सा अधिकार है? ये कौन सा अधिकार है? ये उसका शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। आइए 36 नंबर सवाल है। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन के, 36 नहीं होगा, बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? बालकों को नियोजन, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो कौन सा उसके क्या है? बालकों को नियोजन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद आपका 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। 37 नंबर 3 सवाल और है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और किसी धर्म के विशेष के संवर्धन के लिए करों की भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा, अनुच्छेद 28 द्वारा। कहता है किसी धर्म विशेष के संवर्धन पर, किसी धर्म विशेष संवर्धन के लिए करों की भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। किसके दी है? अनुच्छेद 27 द्वारा, कि आप धर्म है तो आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, यह अनिवार्य नहीं है, इससे मुक्ति मिल गई है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा मिली है? तो अनुच्छेद 27 के द्वारा, अनुच्छेद 27 के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। आंसर आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, अधिकार कर्तव्यों को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करते हैं, निहित है और का विरोध करते हैं। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, करता अर्थात अधिकार जो है, अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? अधिकार जो है कर्तव्यों को क्या करता है? क्या करता है? अनुदेशित करता है। कर्तव्यों को क्या करता है? अनुदेशित करता है, उसको डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है। 39, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 में, शर्मा बनाम कृष्ण 1959 में, बंबई राज बनाम बलसारा 1951 में। कहता है मूल अधिकारों से विवाद निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन है? मूल अधिकार मिलने में उसको क्या हुआ था? एक गोलकनाथ जो है पंजाब राज्य का विवाद 1967 में हुआ था। मूल अधिकारों से वही विवाद क्या है? संबंधित है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में हुआ था। मैं क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय में ने वहां भी कहा संसद मूल ढांचे को उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में हुआ था। अब आइए
उन्हीं आर्ट्स के लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को नहीं है? विदेशी नागरिक को नहीं है तो क्या नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अपने मन से जो कुछ बोलना, भाषण देना, कुछ भी करना, जरा करना, उसकी विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार नहीं है। आज का ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच है। आई दोस्तों ये अच्छा लगेगा आप इस लाइक एंड शेयर निश्चित रूप से करेंगे, और जो साथी इस चैनल पर नया है कृपया उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।